है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन वेरियस इकोलॉजिकल बैलेंस। ये वेरियस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ काम में आता है और उसके थ्रू ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है ऑन अर्थ, ठीक है। उसका फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ वी शुड हैव द राइट ब्लूप्रिंट इन अकॉर्डेंस विथ इट्स सस्टेनेबिलिटी। तो इससे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ को? हमको ऐसा एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा कि ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना होगा जिसके थ्रू हम सस्टेनेबिलिटी, उसका स्थायित्व और उसकी ग्रोथ भी हम वाइल्ड लाइफ एंड आवर डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़ इन पैरेलल। तो इसको एक बैलेंसिंग एक्ट में हम लेकर जाएंगे कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे ही हम डोमेस्टिकेट वेराइटीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटीज़ देते हैं, उसी तरह ही हम वाइल्ड लाइफ को भी देना चाहिए टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एक इम्बेलेंसिंग सिचुएशन है। चूँकि ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिन ब दिन डिग्रेड होता जा रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, तो उसके कारण ये सब समस्याएं आ रही है। तो हेवी रेनफॉल, ये सब अब सुने होंगे, बहुत ही हेवी रेनफॉल हो या ग्लोबल वार्मिंग, ये सब एक एक रिएक्शन है नेचर का। चूँकि हम देखते हैं कि दिन ब दिन ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता जा रहा है हमारे ही कारण, ह्यूमन एक्ट के कारण ये सब हो रहा है। इसके लिए जैसे जैसे कि हम डोमेस्टिक वेराइटीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरह ही इन पैरेलल वी शुड हैव टू प्रायोरिटाइज और गिव इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ टू सस्टेन इन देयर ओन वे, ठीक है। तो हमें भी डोमेस्टिकेट वेराइटी को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उसी तरह ही वाइल्ड लाइफ को भी देना पड़ेगा, ठीक है, टू सस्टेन इट्स लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं। वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसका भी दो ही तरह के वैल्यू है, एक एक्सटेंसिव वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू। ये वर्ड एक्सटेंसिव मीन्स हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप एक वर्ड जानते होंगे, एग्जिट, ठीक है। एग्जिट मीन्स बाहर और इन मीन्स अंदर। तो एक्सटेंसिव मीन्स हम ऐसे इसको याद करने के लिए समझ सकते हैं कि बाहरी कार्य और अंदरूनी कार्य, इन, ठीक है। तो एक्सटेंसिव वैल्यू मीन्स बाहरी वैल्यू, यानी बाहर जो कुछ हमारे काम में आता है उसको एक्सटेंसिव वैल्यूज बोल सकते हैं। जो अंदर की काम में आता है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कह सकते हैं। तो एक्सटेंसिव वैल्यू ये क्या क्या हो सकता है? एक्सटेंसिव इन द सेंस इट बेनिफिट द ह्यूमन इन फिजिकल वे लाइक इकोनॉमी, फूड फॉर सर्वाइवल, etc. बट इन इंट्रिंसिक वे और इंट्रिंसिक वैल्यू बेनिफिट ह्यूमन इन स्पिरिचुअल वे, ठीक है। ये आपका अंदरूनी कार्य हम समझ सकते हैं जो कि हमारे थॉट्स में होता है। स्पिरिचुअलनेस एक बिलीफ सिस्टम है। स्पिरिचुअल मीन्स नॉट इन फिजिकल वे बट इन मेंटल वे और इन बिलीफ सिस्टम। तो ये स्पिरिचुअल वे में भी वाइल्ड लाइफ हमको मदद कर सकता है हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग। एस्थेटिक वैल्यू भी हो सकता है इसका, और मोरल वे में भी वाइल्ड लाइफ काम में आ सकता है, ठीक है। आप देखते होंगे और आप भी कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम के अंडर में होंगे कि कुछ हम जैसे पूजा करते हैं ना, वाइल्ड लाइफ के कुछ ऐसे ही कुछ प्लांट स्पेसीज है, पाम ट्री हो गया, और कुछ कुछ ऐसे स्पेसीज प्लांट्स के स्पेसीज है जिसको पूजा किया जाता है। तो इट इज़ एक्ट एज ए इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को और इस सब कार्य को हम इंट्रिंसिक वैल्यू के अंडर में लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू में इकोनॉमी हो सकता है, फूड और सर्वाइवल
हो सकता है। बट इन इंट्रिंसिक वैल्यू को हम स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हैं, एस्थेटिक वैल्यू वाइल्ड लाइफ का एस्थेटिक पर्पजेस को भी इंट्रिंसिक वैल्यू और मोरल पर्पजेस को भी वाइल्ड लाइफ के इंट्रिंसिक वैल्यू में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे जब राजाओं का एक शासन चल रहा था, वो कुछ कुछ एनिमल्स को, ठीक है, वाइल्ड एनिमल को एक चिन्ह के तरह उसको इम्पोर्टेंस देते थे। जैसे शेर का कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह या हिरन का कुछ प्रोडक्ट अपने महलों में वो रखा करते थे। दैट इज़ लाइक योर इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको वो कुछ शुभ या कुछ अच्छा मान कर ही उसको यूज़ करते थे। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। बट हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव के तौर देखेंगे तो आपका वाइल्ड लाइफ का दो ही वैल्यूज़ है। वन इज पॉजिटिव वैल्यू एंड अनदर वन इज़ द नेगेटिव वैल्यूज़। पॉजिटिव वैल्यू में क्या क्या आता है? पहला पॉइंट ये है आपका, इट हैज़ रिक्रिएशनल वैल्यूज़ दैट इज़ ड्यू टू द वाइल्ड लाइफ द इकोलॉजिकल बैलेंस इज मेंटेन। चूँकि हम पहले भी ये डिस्कस किए कि इसका पॉजिटिव वैल्यू वाइल्ड लाइफ का ये है कि ये रिक्रिएशनल है, उसको रिक्रिएट किया जा सकता है और ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया कि और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ऐसे ही हैवी रेनफॉल को मेंटेन के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प टू मेंटेन दिस इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्ट द लॉस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर डिपेंड करते हैं, लाइक योर एनिमल्स और अदर क्रिएचर्स ऑल्सो, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ ऑन डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, विदाउट फॉरेस्ट नो एनिमल्स और नो क्रिएचर कैन बी सर्वाइव because most of the food और other products come from the forest only। ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। और आप सुने होंगे एक म्यूचुअलिस्टिक अप्रोच है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है एक बर्ड स्पेसिस में और एक प्लांट स्पेसिस में। प्लांट स्पेसिस एक कालवेरिया सुने होंगे आप, और इट्स और एक बर्ड स्पेसिस है क्या होता था, कालीवेरा सीड कवरिंग बहुत ही टफ है उसका एंडोकार्प, इसके लिए वो जर्मिनेट कर नहीं सकता। जब अर्थ पर डोडो बार्ड होने के कारण, जब डोडो बार्ड इस सीड को खाएगा, उसके स्टोमक में, उसके गिज़ड़ में ऐसे कुछ तत्व है, ऐसे कुछ एंजाइम है जिसके कारण उसका सीड का एंडोकार्प नरम हो जाएगा। जब फीकल मैटर के थ्रू ये बाहर निकलेगा तब जाकर ये जर्मिनेट करेगा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके ग्रो करने के बाद धीरे धीरे ये विस्तार हो सकता है। तो विदाउट डोडो बर्ड्स द कालवेरिया स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव और कैन नॉट ग्रो इट्स लाइफ साइकिल, और विथ बिकॉज द लाइफ साइकिल ऑफ कालवेरिया प्लांट्स इज डिपेंड होलली अपॉन dodo birds. So it is a mutualistic approach. Without dodo birds, the Calvaria species of plants cannot survive or multiply। ठीक है, तो ऐसे कुछ ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है। तो वन कम्युनिटी, लॉस ऑफ वन कम्युनिटी impacts on other community, therefore wildlife has a positive value of recreation and maintain ecological balance and restrict the loss of community। ठीक है, तो उसका सेकंड पॉइंट है कि क्या, उसका सेकंड पॉइंट है इट हैज़ एस्थेटिक वैल्यू। जैसे कि हम पहले भी ये डिस्कस किए, अट्रैक्टिवनेस भी होता है, कुछ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। मैंने जैसे बोला कि राजा महाराजा इसको यूज़ करते थे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, कुछ ट्री को, कुछ एनिमल्स को
जैसे कि टाइगर हो गया और हिरन भी हो गया। तो ऐसे कुछ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है। इसका एक टॉपिक कंसेप्ट है सिंबोलिज्म बोल के। तो बहुत सारे जगह ये चलता है, बहुत सारी कम्युनिटी में सिंबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ सकते हैं और सोशियोलॉजी में शायद भी ये हो सकता है सिंबोलिज्म। और थर्ड पॉइंट है उसका पॉजिटिव, वाइल्ड लाइफ का पॉजिटिव वैल्यू है कमर्शियल। कमर्शियली इट इज़ यूज़फुल फॉर सोसाइटी। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ में भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ क्या है वाइल्ड लाइफ का। नेगेटिव वैल्यू ये है कि देर इज़ ए डिसलाइक एंड फियर ऑफ एनिमल्स ड्यू टू देयर थ्रेटन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एनिमल तो एक एग्रेसिवनेस होता है उनका। तो जब फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है, वो क्या वो मजबूर होते हैं सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए, और इन सर्च ऑफ फूड वो शहर की तरफ बढ़ते हैं। जो खा कुछ फूड के लिए, यानी कुछ भी हो सकता है रीज़न, कुछ अननेचुरल कंडीशन में ये होता है। और उसके लिए एक फेयर फैक्टर होता है, फेयर हो जाता है लोगों में कि कुछ का कारण के लिए कुछ कारण जंगली जानवर अंदर आ गए हैं, शहर के अंदर आ गए हैं। तो ये एक नेगेटिव वैल्यू हो सकता है वाइल्ड लाइफ का। इसलिए मेन रीज़न इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज